पहली सैलरी मिलने पर वो घर के सामान के साथ अपने कुछ सूट लेने आ गई थी। पर यहाँ उसे कोई पसंद नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन से रंग ले। वो ऐसे ही बेदिली से कपड़े चेक करने लगी। शॉपिंग मॉल में काफ़ी रश था और वो साइड पर होकर चल रही थी। ऐसे ही नसें घुमाते अचानक उसकी नज़र एक शर्ट पर पड़ी। वाह! उसके मुंह से बेसाख्ता निकला और चलकर उस बुटीक के पास आई। वो शीशे में था और नूरुलैन उसे अपने हाथ में देखना चाहती थी। एक्सक्यूज मी। उससे सेल्समैन को बुलाया तो गुस्सा हिलाकर उसके पास आया। यस मैम। भाई मुझे। बाकी के लफ्ज़ उसके मुंह में ही रह गए। हमेशा की तरह जब शीशे से नजर आती धोख रही आंखों को देखा। उस सटपन लिए उसी पर टिकी हुई थी। नूर को जो कहना था वो तो भूल ही गई थी। अलबत्ता शीशे में देखती उसकी शक्ल को देखने लगी और सेल्समैन उसे उसके खूबसूरत नकोश रंगत को देखते उसकी आंखों में हवस उतर आई थी। और नूर को पिछली बार की मुलाकात पर इस बार उसे यकीन हो गया कि ये गुंडा उसका पीछा ही कर रहा है। हेलो, कहाँ खो गई? अपने बालों में हाथ फेरते उस लड़के ने नूर से कहा। और नूर उसके लहजे मुहातिब पर हैरान हुई। किस तरह बात कर रहे हैं? गुस्से से वो बोली और आगे बढ़ गई। भाड़ में गया सूट, भाड़ में गए वो। उसके जाते ही अलीफ उसकी पूछ को तकते लड़के के पास आया और उससे कंधे पर हाथ रखा। जो काम करते हो उस पर ध्यान दो, वरना तुम्हारा ध्यान मैं भटका दूंगा। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि वो बल खाकर दूर हुआ। ये क्या कर रहे हैं सर? कुछ खौफ और दर्द से वो बोला। जाओ, काम करो अपना। अगर फिर उसकी तरफ देखा तो ये आंख निकाल कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। वो कहते एक नज़र उस पर डालकर आगे बढ़ गया और पीछे लड़का अपना पाँव पकड़कर करा उठा। तुम, आप मुसलसल मुझे डरा रहे हैं। नूर अपने पीछे खड़े उससे दबे दबे गुस्से में बोली। पर अलीफ ने कोई जवाब ना दिया और वहां सूट देखने लगा। मैं आपसे मुहातिब हूँ। वो एकदम पलटकर गुस्से से चीखी पर हक्का बक्का रह गई कि उसके पीछे तो कोई नहीं था। वहां मौजूद काफी लोग उसे देखने लगे। नूर शर्मिंदा सी हो गई। वो मेरे करीब था। मैंने अभी उसकी सांसें महसूस की थी। वो शर्मिंदा होकर खुद को सफाई देने लगी। पर वो गया कहाँ अचानक? वो पलटकर हॉल में देखने लगी। सामने ही वो उसे लिफ्ट की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। नूर के कदम खुद ब खुद उसके पीछे हुए। आखिर ये इंसान यहाँ करने क्या आया है? वो सोचती कदम तेज उठाने लगी। पर वो लिफ्ट में दाखिल हो गया तो नूर मायूस होकर लौट आई। इतना तो रिस्क वो नहीं ले सकती थी कि उसके साथ लिफ्ट में जाए। सब कुछ भूल भुलाकर वो अपनी शॉपिंग करने लगी और एक दो सूट बी के लिए भी लेने लगी। गोरू लहन तो थी नहीं। वो वहाँ उससे भी महंगे सूट पहन रही थी जिसका नूर सोच ही नहीं सकती थी। पहनना तो दूर। वो मुस्कुराती सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जा रही थी कि उसके पीछे से पहले भाग दौड़ मच गई। भागो, मॉल में बॉम्ब है। हर तरफ चीखो पुकार मच गई और होरू लहन बदहवास से रेलिंग को पकड़े बुखलाई खड़ी रह गई। क्या ये सब उस गुंडे ने किया है? उससे खुद से पूछा और भागते दौड़ते लोगों को देखने लगी। उसके हाथ से शॉपिंग बैग्स छिन झपट कर लोगों के पांव तले आ गए थे और वो खामोशी से देखती रह गई। हाँ, यकीनन उस भीस के चमचे ने किया होगा। वो कहती आगे बढ़ी और लोग पचपचाकर ऊपर भागी। कुछ ही आगे बढ़कर वो अलीफ को देखकर एक बुटीक की आड़ में हो गई। वहां से सब चले गए थे सवाए उसके और एक आदमी के जो डरा उससे कुछ कह रहा था। नूर काफी दूर होने की वजह से सुन नहीं पा रही थी। पर वो उनके लबों को देखती समझने की कोशिश कर रही थी। उससे लगा वो आदमी उसे किसी बात का यकीन दिलाते अब मिन्नतें कर रहा था। और वो साकित तब रह गई जब उससे आगे बढ़कर अचानक उस आदमी की शहरक पर प्लेट घुमाया। वो तड़पता नीचे गिर गया और नूरुलैन उसके हाथ पांव ठंडे पड़कर सुन हो गए थे। खून! वो बड़बड़ाई और अलीफ के खौफ से वो बुटीक की ओट में हो गई। उससे एक कदम बढ़ाया और फिर दूसरा। उसके बाद आओ देखा ना ताओ, सीधी दौड़ लगा दी। आवाज़ पर अलीफ ने एकदम मुड़कर देखा और नूरुलैन की पुष्ट को देखकर मुस्कुरा दिया। मॉल में लगे सारे कैमरे वो हैक कर चुका था और लोगों को भी भगा चुका। फिर ये कैसे ऊपर आ गई थी? क्या बम धमाके से भी नहीं डर रही थी? उसकी चादर नीचे गिर गई और वो सबसे लापरवाह अपनी आंखों से तड़पते उस आदमी की लाश को देखते वास भागता भाग रही थी कि सामने ही दरवाजे पर खड़े वजूद के सीने से टकराई। आंखों में आंसू और दिमाग पर छाए खौफ से वो कुछ देख नहीं पाई और सामने वजूद उस आदमी के सीने में चुभने लगी। खून! वो ऊपर आदमी वो मर गया। उसने मार दिया। वो उसे झंझोड़ते कहने लगी और पीछे देखती कहीं वो उसके पीछे तो नहीं आ रहा। मुसलसल खामोशी पर नूर ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और अगले ही पल लहरा कर गिरती कि अलिफ ने उसे बाहों में थाम लिया। मेरी बोनी। उसे गाड़ी में बैठाकर दूसरी तरफ से खुद आ गया और मुस्कुरा कर कहता। गाड़ी स्टार्ट करने लगा।
उसके जाते ही पीछे पुलिस की गाड़ी के सायरन बजने लगे। कमरे में इस वक्त दाद और नरगिस भी मौजूद थी और नूरुलैन बेड पर बेहोश पड़ी थी। वो दोनों परेशानी से पास बैठे थे। मैं सालन देख कर आती हूँ, जल न गया हो। नरगिस भी नूर पर कुछ सूरतें पढ़कर फूंक मारती उठी। दाद ने सर हिलाया। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि वो औरत बेहोश देखकर इसे यहीं छोड़ गई थी, वरना पता नहीं क्या होता। एक औरत के साथ जब घर में नूरुलैन को बेहोश लाते देखकर नरगिस भी के हाथ पांव फूल गए थे और वो बदहवास से नूरुलैन का पूछने लगी कि उस औरत ने कहा कि हमें ये शॉपिंग मॉल के बाहर बेहोश मिली थी और साथ में दांत भी अंदर दाखिल हो गया। तो घर में नूरुलैन को बेहोश देखकर वो भी परेशान होने लगा। जी, परेशान न हो, मैं बैठा हूँ यहाँ। वो मुस्कुराकर बोला तो भी अल्लाह की तरफ दुआ के लिए हाथ उठाकर चली गई। दाद अपनी जगह शर्मिंदा सा रह गया। वो चाहता था नूर उससे वहां देखकर भाग जाए और इसलिए वो उसके पीछे भी गया था, पर उल्टा तमाशा बनाने पर तुली थी। तभी दाद उसे वहीं छोड़कर चला गया। खून! अचानक ही नूर घबरा कर उठी और बदहवास से कहने लगी, पर जब दाद पर नजर पड़ी तो वो उसे देखने लगी, कहीं वो सब ख्वाब तो नहीं था। पर नहीं, वो ख्वाब कैसे हो सकता है? उससे खुद अपनी आंखों से उस आदमी को मारते देखा था। दाद, तुम यहाँ? मैं कहाँ हूँ? वो दाद का हाथ पकड़ते खौफ से बोली। हाँ, आना पड़ा। और तुम इस वक्त अपने रूम में हो। क्या हुआ? तुम डरी हुई क्यों हो? दाद उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला। दाद, वहाँ खून! वो एकदम दाद का हाथ पकड़कर बोली तो दाद नासमझी से देखने लगा। क्या हुआ है नूर? मुझे परेशान कर रही हो, बताओ प्लीज, क्या देखा है तुमने? दाद उससे चुप करवाने की कोशिश करता पूछने लगा। दाद, वहाँ शॉपिंग मॉल में कुछ शॉपिंग करने गई थी और उसके बाद मैंने देखा वहाँ वो आदमी था। उसकी शर्ट को सख्ती से पकड़ते हुए बताने लगी। कौन नूर? मुझे ठीक से बताओ सब कुछ। उसका चेहरा ऊपर करते दाद बोला। नूर ने उसकी काली आंखों में देखा। अचानक उसकी आंखों के सामने वो ग्री आंखें घूम गईं। बेसाख्ता उसकी पकड़ दाद पर मजबूत हुई। दाद, तो वहाँ अचानक बम की अफवाह फैली, तो तब मैं ऊपर जा रही थी और भागते लोगों को देखने लगी और और जब सब चले गए तो मैं ऊपर गई तो देखा कि वो कहते फिर से रो पड़ी। मैंने देखा कि वहाँ वो आदमी जो दूसरे आदमी से पता नहीं क्या कह रहा था और वो आदमी नफे में सर हिलाते उसकी मिन्नतें करने लगा, पर पर उस बड़े बालों वाले आदमी ने उसके शहरक पे ब्लेड से वार किया और वो आदमी मर गया और मैं वहाँ से खौफ से भाग गई, पर दरवाजे पर उसने मुझे पकड़ लिया और फिर मुझे कुछ मालूम नहीं क्या हुआ। नूर कहकर रोने लगी, बिल्कुल एक डरी सहमी बच्ची की तरह। और वो थी भी तो बच्ची जैसी, मासूम सी, कभी गुस्से वाली तो कभी समझदार सी। दाद जो गौर से उसे देख रहा था, उसके आदमी लफ्ज़ पर बीच में बोला। कौन था वो नूर? क्या तुम उसे जानती हो? उसके पूछने पर नूर ने लबों पर जुबान फेरकर सरस्वात में हिलाया। वो दाद, वो साहिर आलिम का दोस्त था। वो एक गुंडा है, लंबे बालों वाला। मैंने उसे आलिम के घर में देखा था जब मैं हुरू लैन से मिलने गई थी। दाद, मेरी बहन कैसे दरिंदे लोगों के बीच रह रही है। दाद, मैं बुरहान को बता रही हूँ, वो उन्हें पकड़ लेगा। मैंने उसे खून करते अपनी आंखों से देखा है। वो दाद के सपाट चेहरे को देखती बोली। तुम्हारे शॉपिंग बैग्स? दाद ने उसके बाल संवारते पूछा तो नूर ने आंखें झपकी। काश वो सब वो ना देखती या अभी जाकर बुरहान को बता देती। वो वहीं गिर गए, नूर बोली। गिर गए? पर और तुम्हें उसने पकड़ लिया था, पर तुम तो एक औरत के साथ आई हो। उससे कहा तुम उन्हें शॉपिंग मॉल के बाहर बेहोश मिली थी और ये देखो तुम्हारे बैग्स। वो कहता साइड पर रखे बैग्स उठा कर लाया। नूर की आंखें फैल गईं उन बैग्स को देखकर। ये तो उसके हाथ से गिर गए थे, फिर यहाँ और वो औरत कौन थी? दाद ने वो बैग्स बेड पर उलट दिए, जिनमें से वही सूट था जिसे नूर छोड़ कर आई थी अलीफ को देखकर, और बाकी के उसके लिए हुए। ये क्या है नूर? दाद ने एक सफ़ेद चिट नूर के सामने की। नूर का खौफ से रंग मजीद पीला पड़ गया। क्या लिखा है दाद? वो डरते बोली। दाद ने एक नज़र उस पर डालकर चिट पढ़ी। मुंह खोलने से पहले अपनी बहन का सोच लेना। नूर के दोनों हाथ मुंह पर गए। देखा दाद, देखा वो था, उससे ही मुझे पकड़ा था। नूर कहती रो पड़ी। तब दाद वो चिट फाड़ कर उसके पास आया और उसका सर अपने सीने से लगाया। नूर, अगर तुमने बुरहान से उसका जिक्र कर दिया तो हुरलैन का क्या होगा? वो उनके पास है। उसे चुप करवाने के बाद दाद माथा मसलते बोला। तुम कुछ करो ना दाद, मेरी बहन के लिए।
मेरे लिए। नूर उसके मजबूत हाथ पकड़ती मिन्नत करने लगी तो दाद ने उसकी आंखों में देखा जो निहायत ही सुर्ख हो गई थी। मैं करता हूँ कुछ, पर प्लीज तुम इस हादसे का जिक्र किसी से मत करना, वरना वो हुरुलैन को नुकसान पहुंचाएंगे। उसके आंसू साफ करते उसके बाल संवारते वो बोला तो नूर उसे देखने लगी। दाद, और वो आदमी जो बेगुनाह मारा गया। ज्यादा रोने से उसकी हिचकी बन गई थी। नूर, उसका बुरहान भाई खुद मालूम करवा लेंगे। प्लीज तुम हुरुलैन का सोचो, उस बेचारी की जिंदगी मत मुश्किल करो, वो पहले ही उनके शिकंजे में फंसी हुई है। दाद की बात पर वो सोच में पड़ गई। दाद, मैं इतनी जल्दी नहीं भूल सकती। वो मुझे मारने आ गया तो। वो उसके हाथ सख्ती से पकड़कर शॉपिंग को देखने लगी। कुछ नहीं करेगा तुम्हें, सुना नहीं उसने क्या कहा था? मुंह मत खोलना, अगर तुम किसी से नहीं जिक्र करोगी तो वो कुछ नहीं करेगा। अब रिलैक्स होकर आराम करो। उसे पानी पिलाकर बेड पर लेटा दिया। तकिया सीधा करते। दाद, इसे बाहर फेंक दो प्लीज। नूर ने उसका हाथ पकड़कर शॉपिंग की तरफ इशारा किया। दाद ने उसके चेहरे को देखा। नहीं नूर, ये हमें काम आ सकते हैं। उसने कहते बैग्स में ड्रेसेस डालकर एक साइड रख दिए और उस पर कंफर्टर उड़ाकर दरवाजे की जाने मुड़ा। तब तक बीबी आ गई। नूर कहना चाहती थी कि दाद प्लीज रुक जाओ, पर वो कह ना सकी और करवट लेकर आगे सख्ती से मूंद गई। दरवाजे पर पहुंचकर दाद ने गर्दन मोड़कर उसके कंफर्टर में ढकी पुश को देखा और मुस्कुराकर वहां से निकलता चला गया। ये शुक्र था उसके दिमाग में बर वक्त आइडिया आया। क्या हुआ है मेरी बच्ची? बी उसके सर पर हाथ फेरती बोली तो नूर नफी में सर हिलाकर उनकी गोद में मुंह छुपा गई। बी, काश मेरे पास 3 करोड़ आ जाते। वो बड़बड़ाई तो बी उसके सर को देखने लगी। बस क्या कर सकते हैं बेटा, पता नहीं किस बदनजर की नजर लग गई हमारे हंसे बस्से घर को। बी कहती पल्लू से आंखें साफ करने लगी और नूर ने अपनी आंखों से निकलते उस गर्म सयाल को पहने दिया। शायद बोझ कम हो जो वो खुद पर महसूस कर रही थी। मासी, लगता है बहुत जुल्मात बर्दाश्त किए हैं तुमने मेरी जान। सुबह का वक्त था और सब सो रहे थे और रोज़ की तरह बीस इस वक्त जिम में मौजूद एक्सरसाइज कर रहा था। उसका जिस्म किसी फौलाद की तरह था, फैला चौड़ा मजबूत। जब भी उस पर किसी की नज़र पड़ती थी उसे किसी पहाड़ की माने लगता। और ब्लैक किंग के इस महल में उसकी रखी गई कई लड़कियां उसकी एक निगाह के लिए आई बढ़ती थीं, पर उसके पास दिल और जज्बात होते तो वो जानता उनकी बेचैनी तड़प के बारे में। वो तो एक पहाड़ था, बेजान साकित। अगर उससे कोई सर फोड़े तो जख्म उसे ही आते, ना कि पहाड़ को। वैसा ही यहाँ था। अगर वो अचानक किसी के सामने आता तो सांसें रोक देता, सिर्फ अपनी शख्सियत से। और अगर कोई उस पर पल भर को नजरें टिकाए रखता तो ऐसा सहर होता था कि उन्हें जकड़ लेता था। उसके शहद रंग बाल, भूरी आंखें, भूरी दाढ़ी, मूछें, मगरूर खड़ी नाक और आंखों में हर वक्त रहने वाला सर्द तासुर। उससे भी खतरनाक जानलेवा सहर अंगेज उसके चेहरे पर मौजूद निशान थे जो किसी की भी सांस रोक सकते थे। और कैद भी। बाकियों की तरह सहर भी पागल थी उसके लिए। सहर पेरिस की मॉडल थी और एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। जब उसने पहली नज़र में बीस को देखा था तभी वो उसकी चाह में पागल हो गई थी। और जब उस पत्थर के बुत के बाबत उसे मालूम हुआ तो वो साकित रह गई। ऐसे कैसे हो सकता था? ब्लैक किंग का खास आदमी उसका बेस जो सिर्फ इंसानों को मारने के अलावा कुछ नहीं जानता था दुनिया के बाबत। सबने उसे पास रहने की हिदायत की थी, पर वो सब कुछ भुलाए ब्लैक किंग के महल आ गई उसकी रातें हसीन करने पर उसका मकसद सिर्फ बेस को तहसीर करना था। सूरज की पहली किरणें आसमान पर फैली थी और साहिर सुबह ही जॉगिंग से आकर अपनी जिम में एक्सरसाइज कर रहा था। जब उसके पसीने से नम पुष्प पे मोम से उंगलियां रेंगती महसूस हुई और फिर समातों से सरगोशी टकराई, वह खामोश सा एक्सरसाइज करने लगा क्योंकि वो जानता था वो भी सर पीट पीट कर दफा हो जाएगी। मैं तुम्हारे इन जख्मों पर मरहम रखना चाहती हूँ, अगर तुम मुझे एक मौका दो बीस्ट। वो उसके सीने पर भूरे बालों में उंगलियां घुमाती उसके सामने आ गई। स्लीवलेस सिल्क की नाइटी में सहर इस वक्त क़यामत लग रही थी और ये क़यामत बनकर साहिर पर छा जाना चाहती थी, पर सामने मौजूद इंसान नहीं, शायद पत्थर था। जब भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, उसकी भूरी आंखें जो सामने टिकी थीं, ऐसा लग रहा था क़यामत भी आ जाए, पर वो नजरें नहीं फेरने वाला था। पर सहर हार नहीं मानने वाली थी। वो उसकी गर्दन में एक बाजू डालकर दूसरा उसके पसीने से भीगे जिस्म से फेरने लगी। अब की बार साहिर के जिस्म ने हरकत बंद कर दी जब सहर के लंबे नाखूनों वाले सफ़ेद मोमी हाथ रिंगता उसकी गर्दन से ऊपर बढ़ता जा रहा था। वो मुस्कुराई और अब वो उसकी आंखों में तासुरात देखना चाहती थी, जज्बात देखना चाहती थी,
पर सर्द आंखों में एक ही तासुर देखकर वो चिढ़ गई और अगले पल हाथ उसने बढ़ाया और उसके चेहरे पर मौजूद निशानों से 1 इंच पर था कि पलक झपकते ठग की आवाज़ के साथ दिल दहला देने वाली चीखें पूरी जिम में गूंजी। शहर का बाजू कंधे से ही मुड़कर पीछे था उस और वो नीचे पड़ी थी, मुंह के बल चीख रही थी। एक गहरालूदा नजर उस पर डालकर साइड पीछे हटा, पर वहीं रुक गया जब दरवाजे पर ब्लैक किंग को नाइटी में खड़ा देखा। वो गाय के गहरे कश लेता साइड को देखते पीछे खड़ी शहर को देखने लगा। ब्लैक किंग को मालूम था ये उसका बीस्ट है, उसका अपना पालतू जानवर। ये उसकी चीज़ पर एक बुरी नज़र डालना तो दूर किसी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। किंग, इससे मुझे यहाँ बुलाकर मुझ पे ये जुल्म किया। ये एक जानवर है, दरिंदा है। शहर गिरती पड़ती उठी, उसके हाथ के साथ उसका बाजू ही उसने तोड़ दिया था। वो एक नजर ब्लैक किंग को देखता मुड़ा और शहर अचानक उसका रुख अपनी तरफ देखकर खौफ से चीखी, कदम पीछे हटाने लगी। किंग, मुझे बचाओ, ये मुझे मार। उसका अभी जुमला भी मुकम्मल ना हुआ था कि बहुत करीब उसकी बुरी आंखें दिखाई दी, फिर उसके चेहरे पर खून। शहर साकित खड़ी रही और फिर लहरा कर नीचे गिरी। उसके साथ ही गले से खून पानी की तरह नीचे बहने लगा और उसकी नसें साहिर के चेहरे पर टिकी थीं। तैयार हो जाओ, तुम्हें जमान के साथ कराची जाना है ट्रक लाने के लिए। वो बगैर शहर की तरफ देखे साहिर से मुखातिब हुआ। जो हुक्म। साहिर ने अपने सर को हल्की सी चंबिश दी और उसे वहीं छोड़कर वहां से निकल गया। ब्लैक किंग ने एक मुस्कुराती नजर उसकी पुश पर डाली। बेवकूफ़ औरत, इंसान और जानवर में पहचान नहीं कर सकती। किंग बड़बड़ाकर वहां से चला गया। सर, अच्छा हुआ साला मर गया। इंस्पेक्टर अरमान ने लाश को देखकर गुस्से से कहा। एसपी बुरहान की शॉपिंग मॉल में चेकिंग दौरान उन्हें हजारों की तादाद में ऐसी फुटेज मिली थी जहां ड्रेस चेंज करती लड़कियों और औरतों की वीडियोस बनाई गई थी। लाश के पास ही उन्हें वो चिप मिली थी जिसमें सारी वीडियोस मौजूद थी। शायद वो उन्हें फरोख्त करने वाला था। उसके साथ ही तमाम वॉशरूम से भी उन्हें दीवारों में लगी कैमरे मिले थे और जिसकी लाश थी वो उस शॉपिंग मॉल का मालिक था। 1 घंटे से कैमरे हैकते और किसी को मालूम ना हो सका। हर जगह तो कैमरा लगा दिया, सवाए एंट्रेंस पर। बेवकूफ़ इंसान। गुस्से से बुरहान का खून चल रहा था। एक और लाश, एक और कत्ल। सर, 20 अच्छा ही तो कर रहा है, हम ख्वामहा इसके पीछे पड़े हैं। जो काम कानून नहीं कर सकता वो 20 कर देता है, फिर इसमें गलत क्या है? अरमान ने कहते बुरहान को देखा। चटा एक जोरदार थप्पड़ अरमान के मुंह पर पड़ा। मैंने तुम्हें कहा है जब मैं गुस्से में होता हूं तो उस कातिल की तारीफ मत किया करो मेरे सामने। अरमान सर झुकाकर खड़ा रह गया। सॉरी सर। उससे माजरत की तो बुरहान मुट्ठी भींच कर रह गया। 20 20 20, आखिर समझता क्या है खुद को? वो कौन होता है सजा देने वाला? अगर इतना शौक है मुजरिमों को पकड़ने का तो पुलिस का साथ दे, सबूत के साथ वो मुजरिम जिंदा पेश करे। पर नहीं, वो जानवर है, जब तक अपने हाथ न रंगले खामोश नहीं बैठता। बुरहान के गुस्से पर आसपास मौजूद पुलिस वाले खामोश खड़े थे। तुम्हारी नजर है शकील के घर पर? उससे अरमान से पूछा। यस सर, आप बेफिक्र रहें, शकील के घर पर हमें अच्छी तरह नजर रखी हुई है। इंस्पेक्टर अरमान ने जल्दी से कहा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। वो कहकर कैब पहनता वहां से निकल गया और पीछे उसके हुक्म पर सर को हम देते अरमान उस पर अमल करने लगा। साहिर, एक बात मानेंगे? नाइट सूट में वो खड़ी बालों को ब्रश करती बोली। खिड़की के पर्दे बराबर करते साहिर आवाज पर मुड़ा। बोलो। वो बेड पर बैठकर उसे देखता बोला, मुझे इंग्लिश सिखा दें प्लीज। वो बालों का जूड़ा बनाकर ब्रश रखती बेड की तरफ आने लगी। साहिर ने खुद से लापरवाह उसे गहरी नजरों से सर से पैर तक देखा। सफ़ेद धुरिया गर्दन से बाल हटाने की वजह से शहरक साहिर की गहरी नजरों में थी और उसके चेहरे पर लहराती कुछ शरीर लटे। वो खुद से अपने आप से बेखबर थी, नहीं जानती थी कि उसे कौन देख रहा है कौन नहीं और वो कैसी लग रही है कैसी नहीं। वो उठकर उसके सामने आया और हाथ बढ़ाकर उसके बाल के जूड़े को खोल दिया जो किसी आबशार की तरह बिखर गए उसके कंधे और पीठ पर। पूर बेसाख्ता झिझक कर कदम पीछे हटी। का मतलब हाँ समझूं? वो उंगलियां पटकती बोली। उसके चेहरे पर सुर्खी आ गई थी और वो कुछ नर्वस लग रही थी। तुम हाँ ही समझो मेरा बच्चा। साहिर कहते फिर फासला मिटाने लगा और वो फासला कायम करती पीछे होने लगी कि दीवार से उसकी पीठ टकरा गई और वो हाथ लगाकर दीवार को चेक करने लगी कि कहीं दरवाज़ा तो नहीं वो भाग जाए। पर बुरा हुआ, इस वक्त का वो दीवार ही थी
और साहिर आगे बढ़कर उसके सर पर खड़ा हो गया। भाग क्यों रही हो? उससे कंधे से बाल हटाकर पीछे करते वो बोला, नहीं तो। वो ऐसे ही यहाँ वहाँ नजरें घुमाती कांपते लबों पर जुबान फेरते बोली। तुम भाग रही हो मेरा बच्चा? साहिर के मुस्कुराकर कहने पर वो जोरों शोर से नफी करने लगी। नहीं भाग रही? उससे दिल पर अंगूठा फेरते उसकी गाल को सहलाते पूछने लगा। तो हूर का दिल हालत में आ गया। नहीं। फिर भी वो डटी रही अपनी बात पर। हम्म। साहिर ने सर हिलाते अपना बाजू उसकी नाजुक कमर में डाला और दूसरे से उसकी थोड़ी को पकड़कर ऊंचा किया। और अब की बार हूर को लगा वो बेहोश हो जाएगी या फना हो जाएगी उसकी गर्म सांसों से। उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा था और वो पूरी तरह उसके शिकंजे में आ गई थी। उसकी और साहिर की धड़कनें एक साथ धड़क उठी थीं। वो झुकने लगा, उसके चेहरे को अपनी नसों की गिरफ्त में लेकर। हूर बिल्कुल बेबस हो गई और उसके सीने पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो रह गई। उसकी दाढ़ी की चुभन अपने रुखसार पर महसूस करती वो काम कर रह गई। भाग रही हो? अपने सीने पर उसके हाथों के दबाव को देखते साहिर सरगोशी में बोला। हूर नफी में सर हिलाने लगी। उससे लगा अगर वो बोली तो उसके लब उसके चेहरे को छू लेंगे। तभी वो महज सर को हल्की सी नफी में चंबिश थी। ग्रेट। साहिर की मुस्कुराती भूरी आंखें उसके लाल टमाटर होते चेहरे को देखने लगी। उसके माथे से नन्हे नन्हे पसीने के कुत्ते नुमादार हो गए। अब की बार साहिर के लबों में भी मुस्कुराहट मचली। अब? उसकी छोटी सी नाक पर अपनी नाक को रगड़ते पूछा। हुरुल ऐन सहम कर रह गई। इस बार जवाब नहीं दिया। साहिर खुलकर मुस्कुराया। डर लग रहा है? उसकी गर्दन पर झुककर उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारते कान में सरगोशी की। हुर क्या जवाब देती। वो सुन सी उसके हसार में खड़ी थी। उसका सांस फूल रहा था और टांगों में कपकपाहट। नहीं। पता नहीं क्यों वो बोल गई। हालांकि उसका हाल ऐसा हो गया था जैसे समंदर की तह में रहने वाली मछली को अचानक बाहर पानी से दूर फेंका गया हो। साइड ने जवाब पर उसकी गैर होती हालत को देखा और उसे मजीद खुद में छुपा लिया। वो उसकी शहरक पर भरोसा लेते उसके दिल पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब करने लगा। हूर की उस पर पकड़ मजीद सख्त हो गई, जैसे वो हार का अपना आप उसे सौंप रही थी। उसकी मोहब्बत की गहराइयों को महसूस करके उसे उसके नसीब पर लगे दाग से जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो वो क्यों ऐसी हो रही है। वो उसे एक ऐसी ज़िंदगी दे रहा है जिसकी वो हकदार नहीं। वो उसे ऐसा रिश्ता दे रहा है जो कोई भी मर्द उस जैसी दागदार लड़की को ना देता। साइन ने अपने शिद्दत भरे लम्स के साथ उसकी आंखों को चूमते उसकी नाक पर लपक दिए। उसे वो एक पाक और मासूम लगती थी जिस पर कोई दाग नहीं, बिल्कुल दूध की तरह साफ शफाफ। दाग तो उसमें थे, गुनाहगार तो वो था, हैवान तो वो खुद था जिसने पता नहीं कितनों का खून बहाया था, जिसका वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। क्या वो इस मासूम हूर के काबिल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसके साय के भी काबिल नहीं था। कहाँ हैवान और कहाँ हूर, दोनों का कोई जोड़ ना था। पर वो क्या करता खुद का, जो उसे दुनिया से छुपाकर, हर बुरी नज़र से छुपाकर अपने दिल में छुपा देना चाहता था। उसके सुर्ख नाजुक पाक लबों पर अपने नाम को सुनना चाहता था ताकि उससे आँख के मायने मिटकर मोहब्बत आ जाए। कभी कभी उसे खुद पर बेइंतहा गुस्सा आता कि वो क्या कर रहा है। क्यों उसका दिल फिर बोलने लगा, क्यों उससे खामोशी की चादर उतार दी। क्यों नहीं समझ रहा था उसका दिल कि वो हैवान का दिल है, इंसान का नहीं। वो हूर है, हूरुलैन, पाक मासूम, बेहबर, अंधेरे में पड़ने वाली हूर, जिसे हैवान तो सुने थे पर उन्हें देखा नहीं था, जिससे 20 नाम तो सुना था पर उसे देखा नहीं था। उसकी सज़ा, उसका कानून तो सुना था पर नहीं जानती थी, ना ही देख सकती थी कि उसका कानून क्या कहता है, उसकी सज़ा कैसी होती है। पर उसका दिल कहता, मैं तो शरीक नहीं था तुम्हारी हैवानियत में। मैं तुमसे अलग हूँ, मेरा वजूद अलग है। बीस्ट और मेरी ख्वाहिशें, मेरी मोहब्बतें, मेरा कानून सब अलग है तुमसे। बीस्ट, तुम मुझे ऐन से दूर नहीं कर सकते। मैं तो वो सायर आलिम हूँ जो आँख होकर सबको ठंडक पहुँचाता था। मैं वो सायर आलिम हूँ जो दूसरों की तकलीफ़ों पर खुद तड़प जाया करता था, खुद को भूखा रखकर दूसरों का पेट भरता था, जो इतनी जुल्मात सहकर एक बिल्ली को भी नहीं मार सकता था। मैं वो सायर आलिम हूँ। मेरा तुम्हारा एक वजूद नहीं, हम दोनों अलग अलग हैं, हमारा कोई मैच नहीं। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहा, तुम मेरे रास्ते में मत आओ और मुझे मेरी मंजिल, मेरी ऐन के दिल में जाने से मत रोको, वरना जहाँ मेरा ठिकाना है और जो मेरा काम है, मैं 2 मिनट के लिए खामोशी अपना लूँ तो तुम यहीं रह जाओगे
और मैं अपना वजूद लेकर यहाँ से इस दुनिया से ही चला जाऊँगा और पीछे तुम खाली हाथ रह जाओगे, वीरान, तन्हा। हूर को लगा वो उसकी गर्म सांसों में सांस ले रही हो जो उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे क्या पूरे रूम में किसी धूल की आवाज़ की तरह गूंज रही थी। वो बगैर हरकत आवाज़ के उसकी बाहों में थी और अपने चेहरे हर नकूश पर उसका नरम गरम लम्स महसूस कर रही थी। उसके लब आपस में पेविस थे और पकड़ में सख्ती कि अगर ज़रा भी छोड़ा तो लहराकर उसकी बाहों में गिर जाएगी, होशो हवास से बेगानी होकर। साए दीवाना वार उसके चेहरे पर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ रहा था और अब वो उससे कामते लबों पर झुकने ही वाला था कि अचानक उन पर छाए शहर को किसी दुश्मन की तरह दरवाजे पर होते नोक ने तोड़ा और एकदम होश में आते मचल कर उससे दूर हुई और दीवार से लगकर अपनी सांसें बहाल करने लगी। साए कौन है? उसकी रंगत पीली पड़ गई और हाथ पांव बिल्कुल साकित रह गए। उसे लगा आज वो फिर मर जाएगी और उसके दिल ने जो धड़कना शुरू किया था फिर साकित पड़ जाएगा और वो उस दुश्मन जान से छीन ली जाएगी। तुम सिर्फ मेरी हो ब्लाइंड ब्यूटी, ब्लैक किंग की ब्यूटी। उसके कानों में आवाज़ गूंजने लगी और सायर उसकी बिगड़ती हालत देखते गुस्से से दरवाजे को देखने लगा। आज उसे लगा वो अपने ही आदमियों का खून कर देगा। उसे जल्दी से वार्डरोब से शर्ट निकाल कर पहनी और बटन बंद करते दरवाजे की तरफ आया। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही मुस्कान अपने दांतों की ज़बरदस्ती नुमाइश करती हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी। साय ने दिल चाहा अभी हाथ उठाकर इस लड़की का किस्सा ही अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दे। क्या है ये? उसकी आवाज़ में इस कदर सड़पन था कि उसके मुस्कुराते लब एकदम सिकुड़ गए। वो कुरुल एन ने कहा था उस उसे इमचल निमकी खानी है तो मुझे थोड़ी बहुत कुकिंग आती है तो मैं बना लाई। एक कदम पीछे लेते उससे बामुश्किल साहिर के चेहरे के तासुरात देखे, अपनी बात मुकम्मल की और ट्रे बिल्कुल बुलंद करके उसकी आंखों के सामने कर दी। साहिर ने एक हाथ पीछे करते दरवाज़ा लॉक किया और दूसरा हाथ हवा में बुलंद किया। दूर दूर तक ठा की आवाज़ फैलती चली गई और वो ट्रे उस डिश के साथ कहीं दूर फासले पर पड़ी थी। मुस्कान का सांस रुक गया और वो मुंह खोले अपनी डिश की बेकदरी को देखने लगी। साहिर! अचानक इस साहिर ने उसके गले से पकड़कर दीवार से लगाया कि उसकी आंखें उबल पड़ी और वह कर आके रह गई। तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि जो कहा जाए उस पर ध्यान दो। तुम सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए हो, ना कि कुक। उसकी हर ख्वाहिश, हर खुशी को पूरा करने के लिए भी सायर आलिम जिंदा है। पर तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात? हाथ पैर मारती मुस्कान की आंखों से पानी निकल आया और वो हैवान बना उस पर गुर्रा रहा था। सायर, सायर प्लीज। बर्तन गिरने की आवाज़ पर आरिफ जो अंदर आया था साहिर के हाथ को मुस्कान की गर्दन पर देखकर उसे मिन्नत करने लगा और हाथ को हटाने लगा। समझाओ इसे आरिफ, अपनी हद में रहे। एक झटके से उसे छोड़कर अपनी सुर्ख आंखों से आरिफ को घूरने लगा, जिसने बुरी तरह खांसी मुस्कान को देखकर अस्वाद में सर हिलाया और साहिर एक भी गलत नज़र उस पर डाले बिना वापस रूम में चला गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। तुम ठीक हो? पानी लाऊं? उसे सांस लेते देखकर आरिफ बोला तो मुस्कान ने गुस्से और पानी से भरी आंखों से उसे घूरा और जबरन अपनी मुस्कुराहट का गला घूंटने लगा। सिर्फ अपनी सूरत दफा करो, वो गुस्से से कहकर टक टक करती सीढ़ियाँ उतरने लगी और किचन में आकर पानी की बोतल मुंह से लगा ली। जब उसने कहा है डिनर के बाद अपने रूम में चली जाना या बाहर कहीं तुम्हारा दिल चाहे, फिर क्यों उसके रूम के आसपास या उसकी बीवी के पास भटकती रहती हो? आरिफ पीछे आकर समझाते हुए बोला। बस बात खत्म। वो पानी पीकर अपना हवास बहाल करते हुए बोली। बात खत्म की नहीं, बात एहतियात की है। आरिफ उसके सामने आया। हाँ, मैं समझ गई हूँ कि वो अपने और अपनी बीवी के बीच जरा सी किसी की दूसरे की शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसे अपनी बीवी की हर ख्वाहिश अजीज है। मैं सब समझ गई हूँ। अपना गुस्सा दबाते वो मायने हेजी से बोली। तुम फिर कोई कारनामा अंजाम देने वाली हो तो मुझे बता दो, मैं अपना ठिकाना कहीं और कर लूं, क्योंकि मेरी अभी शादी तक नहीं हुई और मैं कवारा नहीं मरना चाहता, ना ही अपने बच्चों को यतीम कर सकता हूँ। वो उसके चेहरे को शांशी नजरों से देखते बोला। ऐसी कोई बात नहीं, अगर हो भी कहीं तो फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चों की पुप्पो अभी जिंदा है, उन्हें यतीम बेसहारा नहीं छोड़ेगी। वो आंखें झपकाकर कहती वहां से चली गई। बहुत कुछ सोचते और आरिफ सोचता रह गया कि अब क्या करने वाली है ये सुतेली नागिन।